हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का एक रिवीजन क्लास चला रहे हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है और इसमें सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके जैसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीजीटीसी सभी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का हम लोग कल रिवीजन किए थे पहले पार्ट में, उसको अगर देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा स्थापित नहीं है? भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है पूछा है। तो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये भारतीय संविधान द्वारा जो है स्थापित नहीं किए गए हैं। जो योजना आयोग था इसकी स्थापना जो है 1950 में, ठीक है, संघ के मंत्रिमंडल की एक संकल्पना प्रस्ताव के द्वारा इसका जो है गठन किया गया था। और राष्ट्रीय परिषद जो है इसका गठन जो है 1952 में हुआ था और ये योजना आयोग के तर्ज पर किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, इस क्षेत्रीय परिषदें का गठन जो है 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में हुआ था और ये जो है संसदीय अधिनियम द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, संसदीय अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संविधान द्वारा पूछा है तो ये इसमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो यहाँ प्रश्न को पूरा देखिएगा। ये जो गिलोटिन है और ये जो सामान्य समाप्ति है, ठीक है, इसका जो निर्णय है सदन द्वारा किया जाता है। ठीक है, सदन द्वारा इसका निर्णय किया जाता है और दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जो है समापन प्रस्ताव को सदन के विचार विमर्श की प्रक्रिया के दौरान ही पारित किया जाता है, लेकिन जो ये गिलोटिन है, गिलोटिन पर वाद विवाद आरंभ होने से पहले ही सदन को सहमत होना पड़ता है। ठीक है, और समय अभाव के कारण ये जो कंगारू समिति है, समय अभाव के कारण जो है कंगारू समाप्ति का निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा है निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है किस समाप्ति का, तो ये कंगारू समाप्ति का। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक सिद्धांत दिया है और विचारक दिया है, तो इसको संबंध करना है, सुमेलित करना है। तो उपयोगितावाद से संबंधित कौन सा विचारक है? तो उपयोगितावाद से जे बेंथम है, जर्मी बेंथम जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और समाजवाद हो गया जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। और उदारतावाद जो है टी.एच. ग्रीन है, उदारतावाद से। ठीक है, और गांधीवाद जो है जॉन शार्प। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1 आपका ये मिलान सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कूट सही होगा? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4, 1। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पे पूछा है। तो समाजवाद देख लीजिए, समाजवाद राज्य को अधिकतम कार्य दिया जाए, ये कहता है समाजवाद, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मार्क्सवाद कहता है राज्य को न्यूनतम कार्य दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। मार्क्सवाद कहता है राज्य को न्यूनतम कार्य देने के बजाय जो है अधिकतम कार्य की वकालत करता है। ठीक है, कौन? मार्क्सवाद। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और उदारवाद जो है राज्य को कोई कार्य नहीं दिया जाए। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उदारवाद जो है राज्य को न्यूनतम कार्य देने की वकालत करता है, ये जो है न्यूनतम कार्य देने की वकालत करता है। और ये जो है मार्क्सवाद जो है ये अधिकतम कार्य देने की वकालत करता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। और चौथा जो है पजेबियनवाद, राज्य को सुधार कार्य दिए जाए। ठीक है, राज्य को सुधार कार्य दिए जाए, इससे संबंधित था कौन? पजेबियनवाद। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला और चौथा इसमें आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर प्रश्न है, एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या होगी। तो एक आदर्शवादी, एक उदारवादी, एक दार्शनिक अराजकतावादी और एक शांतिवादी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक दार्शनिक और अराजकतावादी। गांधी जी की दृष्टि से आदर्श समाज व्यवस्था वही हो सकती है जो पूरी तरह जो है अहिंसा पर आधारित हो। जहां हिंसा का विचार ही लुप्त हो जाएगा वहां दंड या बल का प्रयोग
की जो है कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अतः राज्य संस्था की जो है आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है। और किंतु फिर भी राज्य एक आवश्यक बुराई है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उनके सामाजिक जीवन को नियमित करने के लिए राज्य का अस्तित्व जरूरी है। उत्तम राज्य वह होगा जो कम से कम हिंसा और बल प्रयोग से काम लेकर जो है व्यक्तियों की गतिविधियों को शैक्षिक प्रयास से जो है नियमित होने देगा। इस दृष्टि से जो है गांधी जी काउंट लियो टॉलस्टॉय के समान जो है दार्शनिक अराजकतावादी थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि वो उनको जो है ये दार्शनिक अराजकतावादी का सम्मान कहाँ से दिया जाता है, तो ये टॉलस्टॉय के समान रूप से। ठीक है। तो टॉलस्टॉय जो है जो थे उन्हीं के समान रूप से इनको दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के किन्हीं संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया। किन्हें जो है संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया था? तो यहाँ पे अनुच्छेद 32, 226, 227 और 245 सभी को जो है ये मौलिक ढांचा घोषित किया गया था। ठीक है। केशवानंद जो भारती थे उनके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संविधान के आधारिक लक्षणों का सिद्धांत दिया जिनका संसद द्वारा जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। इन लक्षणों में प्रसंघीय प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता है, गणतंत्रात्मक शासन है, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, विधि का शासन, इसमें जो है और अनुच्छेद जो है 368 द्वारा इसमें संशोधन इत्यादि सम्मिलित हैं। ठीक है। और अनुच्छेद जो 32, 226 है ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन से था और जो ये 245 है ये प्रसंघीय प्रणाली से था। ठीक है। तो ये जो है मौलिक ढांचा के रूप में इसको घोषित किया गया था, इन चारों अनुच्छेद को। आप लोग इसको याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो 7वीं अनुसूची है ये संबंधित है आपके राज्य संघीय और उभयनिष्ठ सूची। ठीक है। राज्य संघीय, ये उभयनिष्ठ का मतलब होता है समवर्ती। ठीक है। समवर्ती सूची भी ये 7वीं अनुसूची में ही शामिल है। और ये भाषाओं की सूची किसमें है? तो भाषाओं की सूची जो है 8वीं अनुसूची में है। और शपथ एवं स्वीकृति की किस सूची में है? तो ये तीसरी अनुसूची में है। और राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व जो है इसको जो है किसी सूची में नहीं रखा गया है। तो ये याद रखिएगा। भारतीय भाषाओं की जो सूची है तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है। और शपथ एवं स्वीकृति की सूची जो है ये 3री अनुसूची में है। और राज्य एवं संघीय और जो है समवर्ती सूची जो है ये किस में है? तो ये जो है 7वीं अनुसूची में है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ब्लंटसली का। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लंटसली ने कहा था किसी निश्चित भूमि प्रदेशों के निवासियों को जो है अपना राजनीतिक रूप से संगठन राज्य बतलाया है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य एक अवयव संस्थान है, एक वर्ग है, एक यंत्र है या एक सुरक्षा कंपनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक यंत्र है। उदारवादी जो विचारक थे वो राज्य को ऐसी संस्था मानते थे जिसे सब मनुष्यों या उनके समूहों ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया है। यह विचार राज्य के जो यंत्रीय सिद्धांत के साथ जो है निकट से इनको जोड़ा गया था। और सामाजिक सिद्धांत का समझौता का जो सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिससे जो है उदारवाद की मान्यताओं की पुष्टि होती है। और इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों से मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। अतः सामाजिक समझौते के अनुसार जो है राज्य एक यंत्र है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थक कौन करता है? पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो ये करता है हेनरी मेन। ठीक है।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेनरी मेन द्वारा किया गया था। परिवार या जिसे कुटुंब कहा जाता है सामाजिक विकास की प्रथम इकाई माना जाता है, ठीक है। और पितृ प्रधान परिवार प्रणाली के समर्थकों में जो है सर हेनरी मैन का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इसमें मैकलेनन, मॉर्गन तथा जेक्स जो है ये भी मातृ प्रधान परिवार के ही समर्थक थे, ठीक है। तो ये लोग समर्थक थे, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है हेनरी मेन को। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों का क्रमिक प्राप्ति है? तो ये मानता है ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार जो है सामाजिक विकास की एक विशेष अवस्था में जो है राज्य उत्पन्न हुआ और जिन कारणों से उसकी उत्पत्ति हुई वह बहुत समय से सक्रिय थे। राज्य कोई ऐसा संघ नहीं था जो एक दो दिन में जो है बन गया, अपितु तो इसके उत्पन्न होने के हजारों वर्ष का समय लगा होगा, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक सिद्धांत इस चीज़ को जो है दर्शाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 62 नंबर प्रश्न है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर होगा आपका बी, बैबरिज प्रतिवेदन में, ठीक है। बैबरिज प्रतिवेदन जो आया था 1943 में आया था, ठीक है। और इसमें जो है इनका पूरा नाम था लॉर्ड विलियम बैबरिज और इनकी एक रिपोर्ट थी 1943 के नाम से ये जानी जाती थी। और इन्होंने इसमें जो है कल्याणकारी राज्य का श्रेय इसको दिया था, ठीक है। और उसमें जिसमें जो है उन्होंने 5 बुराइयां बताई थी, जो बीमारी है, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा जो है आश्रयाभाव मतलब निवास स्थान का अभाव के उन्मूलन में जो है राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की थी। क्योंकि इटली की जो श्रम सरकार ने जो है थी उसमें जो है बैबरिज रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया गया था और इसलिए ब्रिटेन को जो है कल्याणकारी राज्य का घर होने का जो है श्रेय भी मिला था, कब? उसी समय, ठीक है, 1943 में ही। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 63 नंबर प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक ओर साम्यवाद है और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हाफमैन का, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था डीएल हाफमैन, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है द वेलफेयर स्टेट में लिखा है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद है और दूसरी ओर जो है अनियंत्रित व्यक्तिवाद के दो सीमांतकों के बीच का समझौता है, ठीक है। तो इनकी एक पुस्तक थी द वेलफेयर स्टेट, ये भी पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, द वेलफेयर स्टेट, इसी में इन्होंने इसका जिक्र किया था। 64 नंबर प्रश्न है, हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक ऐतिहासिक सत्य था, एक दार्शनिक सत्य था, एक वैदिक कल्पना था, एक विवेकशील अनुबंधन था। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक दार्शनिक सत्य था। हाब्स ने प्राकृतिक दशा का जो विवरण दिया है उसका तात्पर्य यह नहीं कि कभी मनुष्य सचमुच ऐसी अवस्था में रहते हैं, उसका प्राय यह स्पष्ट करना था कि जब कोई स्थिर सरकार नहीं होती तब मनुष्यों की दशा कितनी शोचनीय होती है। इस तरह जो है सामाजिक समझौते का विचार भी कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक कल्पना, ठीक है जो दार्शनिक सत्य को जो है व्यक्त करती है, ठीक है। तो दार्शनिक सत्य को वो जो है व्यक्त करती है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो बी ऑप्शन सही होगा आपका। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टी.एच. ग्रीन के द्वारा जो है स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। और इसमें जो है लॉक, मिल तथा स्पेंसर जो है स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये तीन थे, लॉक, मिल और स्पेंसर। और इनके विपरीत ग्रीन, लास्की और प्रत्ययवादियों का स्वतंत्रता विषयक दृष्टिकोण जो है सकारात्मक था। तो यहाँ पे सकारात्मक पूछा था, ठीक है। और नकारात्मक पूछेगा तो लॉक थे, जॉन लॉक थे, और मिल थे, जीएस मिल थे, और जो है स्पेंसर थे, ठीक है, स्पेंसर थे। और इनके विपरीत में ही जो है टी.एच. ग्रीन और लास्की ने जो है किसका सकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। 66 नंबर प्रश्न है, जीन बोधा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी। तो कहाँ से उधार ली थी? तो ये फ्रांस के धार्मिक युद्धों से, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है?
तो मार्क्सवाद का राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है। मार्क्स ने स्वयं राज्य के सिद्धांत पर अलग से तथा स्पष्ट रूप से लिखा है, ठीक है। और मार्क्स का आदर्श जो है वर्ग विहीन समाज है जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा, ऐसा इन्होंने मार्क्सवादियों ने माना था। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 68 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये H.J. लास्की द्वारा ये जो है बताया गया है। लास्की ने जो है अपनी पुस्तक, एक उनकी पुस्तक थी एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और कृतियों के एकलवादी प्रभुसत्ता की जो है कठोर निंदा तथा दर्शाने का प्रयास किया कि एकलवादी जो प्रभुसत्ता होती है वो 20वीं शताब्दी की परिस्थितियों तथा वातावरण को देखते हुए एक विनाशकारी सिद्धांत इसको बताया था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है? कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है? तो ये उदारवादी सिद्धांत है, ठीक है। उदारवादी सिद्धांत जिसकी कामना करते हैं वह रात्रि के पहरेदार जैसा राज्य की कामना करते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक एवं शासित के बीच संबंध और सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उनका संरचना का संगठन, तो उपरोक्त सभी जो है संविधान के द्वारा जो है सुनिश्चित किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है? तो विधि की अपसमयों पर, तो बिल्कुल सही है। विधि के शासन पर, सही है। प्रेस की स्वतंत्रता पर, ये भी सही है। एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो संविधानवाद की जो पाश्चात्य अवधारणा है वो विधि के अपसमयों पर, विधि के शासन पर और प्रेस की स्वतंत्रता पर, तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 नंबर आपका ये गलत है। 72 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि जो है संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती रहती है? तो ये कहा था लॉर्ड ब्राइस ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। वर्ग के शब्दों में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल के संगठन का अंतिम लक्ष्य आर्थिक ही होता है। इसका आशय यह नहीं है कि जो है भावना और विचार जिन पर लॉर्ड ब्राइस जो है ने इतना अधिक बल दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने एकात्मवाद की यह परिभाषा दी है? संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है एक ही दृष्टिगोचर प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण, वह शक्ति चाहे संसद हो अथवा जार। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था डाइसी महोदय ने, ठीक है। बहुत से देश हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन है, इसमें एकात्मक शासन है और जिसकी मुख्य विशेषता है कि एक केंद्रीय शासन के हाथों में सारी शक्तियों का केंद्रीकरण है। और डाइसी कहते हैं सर्वोच्च विधायी सत्ता का एक केंद्रीय शक्ति जो है द्वारा स्वाभाविक प्रयोग इसका विशिष्ट लक्षण है। तो ये डाइसी महोदय का कहना था। सी ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है? संसदात्मक व्यवस्था का कौन सा गुण नहीं है? तो कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय, ये तो गुण है। प्रशासनिक व्यवस्था का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, तो ये भी है। और जनसाधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, तो ये भी है। शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, ठीक है। और जिस व्यवस्था में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की शक्तियों का पृथक्करण है उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। ये संसदात्मक नहीं होता है, ये क्या हो जाता है? अध्यक्षात्मक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है बहुत सारी परिभाषाएं दी, बहुत सारे नियम दिए थे केसी हुएर साहब, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का जो है लक्षण है? संविधान की कठोरता ये अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है, तो बिल्कुल सही है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, तो ये संस्थात्मक होता है। विधायिका की सर्वोच्चता, ये भी जो है संस्थात्मक का है।
और कार्यकारिणी प्रमुख की सर्वोच्चता ये भी जो है संस्थात्मक का है। तो यहाँ पे अध्यक्षात्मक का पूछा है तो संविधान की कठोरता जो है अध्यक्षात्मक सरकार की सबसे बड़ा लक्षण है, ठीक है। और इसमें जो कार्यपालिका होती है अध्यक्षात्मक सरकार में, वो अवधि उसकी निश्चित होती है, और जो कार्यकारिणी शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं, तो वो राष्ट्रपति में केंद्रित रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। 77 नंबर प्रश्न है, एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, यह परंपरा किस अध्यक्ष स्पीकर से जुड़ी हुई है। तो आप लोग जानते होंगे, एक बार राजा बार बार राजा, तो आप लोग कॉमन सभा जो है ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, ए ऑप्शन सही होगा। 78 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। तो ये कहा था गिलक्राइस्ट ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। गिलक्राइस्ट ने कहा था कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है वो वास्तव में सार्वभौमिक नहीं होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दलों को विचारों का दलाल मानता है। दलों को विचारों का दलाल मानता है, तो कौन मानता है, तो लावेल, ठीक है। लावेल कहते हैं राजनीतिक पार्टियां विचारों की दलाली का काम करती हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है, तो ये कहा था वाल्टर लिपमैन ने। वाल्टर लिपमैन ने कहा था, उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जनमत निर्माण के तथ्य को उस परिवेश से जोड़ा जाए जिसमें लोग रहते हैं, और उसके विचार को व्यक्ति के राजनीतिक विचार का निर्माण जो है काफ़ी सीमा तक उससे जानकारी से होता है, जो वो अपने चारों ओर के परिवेश से प्राप्त करता है, यानी पर्यावरण से प्राप्त करता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यात्मक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, जिसे जो है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो कौन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादक था, तो कोल था, ठीक है। और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का विचार का निहितार्थ यह है कि केवल जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक विभाजन करने के बजाय विशेष रूप से प्रमुख धंधों तथा व्यवसायों की गणना की जानी चाहिए, और जो है प्रतिनिधियों को देश के व्यावसायिक विभाजन के आधार पर जो है लिया जाना चाहिए। तो ये कथन दिया था आपका, इनका पूरा नाम था GDH कोल, ठीक है, GDH कोल, तो इसको याद रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनमत का अभिकरण है। जनमत का अभिकरण मतलब जनता तक संदेश पहुंचाने का साधन, तो प्रेस हो जाएगा, राजनीतिक दल भी हो जाएगा, सार्वजनिक मंच भी हो जाएगा, न्यायपालिका ये नहीं होता है, ठीक है, जनमत का अभिकरण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखिए रेडियो दूरदर्शन हो जाएगा, प्रचार सामग्री हो जाएगा, विधायी निकाय हो जाएगा, शिक्षा संस्थाएँ हो जाएंगी, तो ये सब जो है जनमत के अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन ब्लांडेल के समुदाय दबाव समूह के वर्गीकरण का उपवर्ग है। तो ये है संस्थात्मक दबाव समूह, ठीक है। संस्थात्मक दबाव समूह जो है जीन ब्लांडेल के सामुदायिक दबाव समूह का एक वर्गीकरण है। ब्लांडेल ने दबाव समूह के निर्माण के जो है प्रेरक तत्वों के आधार पर उन्हें सांप्रदायिक तथा जो है संसर्गात्मक दबाव समूह कहा है, ठीक है। और इन दोनों में से प्रत्येक को पुनः दो वर्गों में बांटा है। उसके अनुसार जो है सांप्रदायिक जो है समूह प्रथागत तथा संस्थागत होता है, और संसर्गात्मक समूह जो होता है वो संरक्षणात्मक और उत्थानात्मक होता है। तो इन्होंने दो वर्गों में इसको बांटा था, किसमें किसमें, तो ये बांटा था एक सांप्रदायिक तथा जो है संसर्गात्मक समूह में इसको बांटा था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था। महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था, तो सिजविक था, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री मताधिकार के सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली समर्थक कुछ पुरुष विचारक थे, जिनमें जो है जॉन स्टुअर्ट मिल थे, जेरेमी बेंथम थे, थॉमस हेयर थे, सिजविक लावेले थे। ये सब जो है महिला मताधिकार के प्रबल समर्थक माने जाते थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 85 नंबर प्रश्न है, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों, यह विचार किसका है। तो ये कहा था वाल्टर लिपमैन ने, ठीक है। वाल्टर लिपमैन ने कहा था कि जनमत निर्माण के तथ्य को व्यक्ति के राजनीतिक विचार का निर्माण के आधार पर उसके विचार को व्यक्ति के राजनीतिक विचार से जोड़ा जाए, जिसमें लोग रहते हैं, और उसके विचार को व्यक्ति के राजनीतिक विचार से प्राप्त करता है, यानी पर्यावरण से प्राप्त करता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों, यह विचार किसका है।
तो लियोनार्ड डब्ल्यू डोप का, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लियोनार्ड डब्ल्यू डोप का। और इन्होंने कहा था कि जनमत मुद्दों पर लोगों की अभिवृत्तियों की ओर संकेत करता है जब वे उसी सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है? ये कथन किसका है कि राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है और किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था डब्ल्यू मिनरो ने, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया था कि राजनीतिक पार्टियों का शासन लोकतंत्रीय शासन का दूसरा नाम है, कहीं भी राजनीतिक पार्टियों के बिना जो है स्वतंत्र शासन नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो व्यवहारवादी राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया था सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड ने जो है राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया था। और उन्होंने अपनी पुस्तक, एक उनकी थी पॉलिटिकल पार्टीज, और उसमें जो है इन्होंने कहा था कि दल एक शासन तंत्र या राजनीति है, यह एक सूक्ष्म राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी एक सत्ता संरचना होती है और शक्ति नियंत्रण के विशिष्ट प्रतिमान होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है पूछा यहाँ पे। तो विषय वस्तु को पद्धति या तकनीकी से पूर्व होना चाहिए, तो ये उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है, सही है। वास्तविकता से संबंध है उत्तर व्यवहारवाद, तो ये भी सही है। ज्ञान को कार्य रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है उत्तर व्यवहारवाद, तो ये भी सही है। मूल्यों के स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान के रूप में इसको देखा जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ मूल्यों को नहीं देखा जाता है, ज्ञान को और वास्तविकता को देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा है कि नहीं है, सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है, दबाव समूह के किस विषय में उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये दबाव समूह के बारे में ये कथन किसका है? तो एच जेगलर का है। और इन्होंने अपनी पुस्तक इंटरेस्ट ग्रुप्स में जो है अमेरिकन सोसाइटी में दबाव समूह की परिभाषा दिया था, और उसमें कहा था संगठित समूह जो अपने सदस्यों को जो है औपचारिक ढंग से सरकारी पदों पर नियुक्त करने की कोशिश किए बिना सरकारी निर्णयों के संघर्ष को प्रभावित करना चाहता है। तो ये उन्होंने कहा था एच जेगलर ने। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री परंपरा से संबंधित नहीं है? परंपरा से संबंधित नहीं था, तो ये शुक्राचार्य थे। शुक्र जो लिखा गया है बी ऑप्शन में, ठीक है। शुक्राचार्य ने अपनी पुस्तक कृति जो शुक्र नीति था उसके अंतर्गत उन्होंने राज्य की तुलना वृक्ष से की थी, ठीक है। इन्होंने अपनी शुक्र नीति में जो है राज्य की तुलना वृक्ष से की थी, और इसके रूपक के अनुसार जो है राज्य शिल्प की 6 सिद्धांत या जो है खांडगुड्य राज्य रूपी वृक्ष की शाखाएं कहा था। और इन्होंने इस सिद्धांत में कहा था जो संधि है, विग्रह है, यान, आसन, द्वैधिमान, आश्रय तथा शत्रु के द्वारा पीड़ित होने पर अन्य राजा से जो है सहायता मांगना, ये जो है इससे संबंधित था, लेकिन ये परंपरा से संबंधित नहीं थे, ठीक है। और कामंदन, सोमदेव सूरी, चांडेश्वर ये जो है परंपरा से संबंधित थे। 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है? तो सामंत ये मंडल का अंग नहीं था, ठीक है। कौटिल्य तथा मनु जो है दोनों ने वैदेशिक या अंतर्राज्यीय संबंधों हेतु राज्य का जो है चक्र बनाया जिसे मंडल कहा गया, ठीक है। और मंडल में जो है कुल 12 राज्य होते हैं। विजयगिसु, अरिमित्र, मित्र और अरिमित्र मित्र और खांडग्राह, आक्रंद और पांडिग्राहसार और आक्रंदासार और मध्यम और उदासीन, ठीक है। तो ये जो है कौटिल्य के मंडल के सिद्धांत आज भी विदेश नीति का स्थायी प्रकाश स्तंभ है। तो उसमें जो है सामंत नहीं था, अरि था, मित्र था, विजिगिसु था और पांडिग्राह था, आक्रंद था, इस तरह से था। सामंत उसमें सम्मिलित नहीं था, किसके? इस मंडल के जो है अंग में। और ये मंडल दिया था कौटिल्य और मनु दोनों लोगों ने दिया था अपने अपने स्तर से।
92 नंबर है, दंडनीति विश्व को मर्यादित रखती है। यह समस्त बुराइयों को उसी तरह समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। यह मत किसने अभिव्यक्त किया है? तो ये मनुस्मृति में अभिकृत है। ठीक है, मनुस्मृति में जो कहा गया है कि राजा की दृष्टि ही क्यों हुई, उसके प्रत्युत्तर में मनु ने मनुस्मृति में लिखा कि सृष्टि के आदि में जब प्रभु ने यह देखा कि अराजकता की स्थिति के कारण जो है संसार में सभी लोग भ्रम के कारण भाग रहे हैं, अर्थात हलचल मची हुई है, तब उसने इन सभी की रक्षा के लिए जो है राजा का सृजन किया है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं। तो ये व्यास द्वारा जो रचित महाभारत है उसमें जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार जो है बहुत विस्तार से मिलते हैं। और इस महाभारत में कुल आप लोग जानते होंगे 18 पर्व हैं। ठीक है, और प्रतीक पर्व जो है इसमें जो प्रतीक पर्व है, प्रतीक पर्व में जो है राजशास्त्र के किसी न किसी पहलू से संबंधित है। ठीक है, तो वो राजनीतिक विचार से ही संबंधित है प्रतीक पर्व 18 पर्व में से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित प्रशासन से संबंधित थी? तो आप लोग जानते होंगे जनपद था। ठीक है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त जिसे चाणक्य कहा जाता है ने अपनी इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र में राज्य की 7 प्रकृतियों या अंग कहा था, जिसे सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। उसमें उन्होंने स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र जो प्राचीन भारत के प्रशासन से संबंधित थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो जो वित्त मंत्रालय एवं परामर्शदात्री समिति होती है ये अस्थायी समिति नहीं होती है। ठीक है, अस्थायी समितियाँ जो होती हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और कार्य मंत्रणा समिति भी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, ये जब सभी जो है क्या है अस्थायी समिति हैं। और वित्त मंत्रालय जो है एक परामर्श के अनुसार जो है इसकी गठन किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं है? तो सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता जो है ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। और ये विधि के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भारत के साथ साथ जो है विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। 97 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में जो है राज्य असाधारण विलंब करता है। तो ये भी सही है। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। तो ये भी सही है। किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। तो ये भी सही है। ये तीनों करने पर आप लोग जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेंगे, यानी आपका डी इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे अनुच्छेद 21 का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। 98 नंबर है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है कि अर्धन्यायिक है कि वैधानिक है कि अर्धवैधानिक है? तो 98 में हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। संसद का कोई भी सदन दूसरे सदन में संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। तो इसको जो है अर्धन्यायिक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। 99 नंबर प्रश्न है, यह किसका कथन है? यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता एवं इसकी संप्रभुता जन साधारण में निहित हो। तो ये कहा था कब? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, अंबेडकर ने कहा था प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से ही प्राप्त हुई है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए लोग हैं, और लाइक कमेंट तो आप जो लोग ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करते नहीं हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर का, एक चट्टान से या शाहबलूत से नहीं
पैदा होता, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो उनमें निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये लिखा था अरस्तू ने। ठीक है, अरस्तू ने मानव चरित्र के आधार पर ही राज्य का वर्गीकरण किया है। यह कारण है कि अरस्तू को लिखना पड़ा कि राज्य जो है चट्टान से या शाहबलूत से नहीं पैदा होता, यह तो बनता है मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उनमें निवास करती है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस दूसरे पार्ट में भी हम लोग 50 प्रश्नों का रिवीजन किए। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।